सोचिए, हमारे घर के ठीक सामने वाली सड़क टूट गई है या फिर हल्की सी बारिश में ही पानी भर गया है। अब अगर हम किसी शहर में रहते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम शायद नगर निगम को कोसेंगे या फिर किसी हेल्पलाइन पर बार बार फोन मिलाएंगे, है ना? ज्यादातर हमें यही लगता है कि ये नीतियां, ये फैसले, ये सब कोई दूर बैठी सरकार ही करती है। लेकिन जरा सोचिए, भारत के गांव में करोड़ों लोगों के लिए यही कहानी बिल्कुल बिल्कुल अलग है। उन्हें अपनी सड़क या नाली बनवाने के लिए किसी बड़े नेता के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी खुद की एक मिनी सरकार है जो उनके अपने गांव की चौपाल से चलती है। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हमारे संविधान की दी हुई एक बहुत ही मजबूत एक जमीनी हकीकत है। 73वें संविधान संशोधन के बाद और ख़ास तौर पर आज जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, उसके तहत तो सत्ता को जैसे आसमान से उतारकर सीधे आम आदमी के हाथ में रख दिया गया। तो चलिए इस मिनी सरकार की बनावट को जरा और करीब से देखते हैं, ये गुत्थी सुलझाते हैं कि आखिर इसका ढांचा है कैसा। तो देखिए, सत्ता के इस बंटवारे को हम एक 3 मंजिला पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है जिला परिषद, जो पूरे जिले के लेवल पर बड़ी योजनाएं देखती है। बीच में आती है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पर इन योजनाओं को कोऑर्डिनेट करती है। और इस पूरे ढांचे की जो नींव है वो है ग्राम पंचायत, जो सीधे गांव की जमीन से जुड़ी है और जहां असली काम होता है। अच्छा, यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है। अक्सर जब हम पिरामिड वाले सिस्टम देखते हैं, चाहे वो कोई सरकारी दफ्तर हो या कोई बड़ी कंपनी, तो होता क्या है? यही ना कि जो सबसे नीचे है उसके पास असली ताकत तो होती नहीं, सारे बड़े फैसले तो ऊपर बैठे बॉस ही लेते हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसा ही है? और बस यहीं पर यह पूरी व्यवस्था हमारी सोच को एकदम पलट देती है। देखने में ये भले ही एक पिरामिड लगे, लेकिन ये कानून सत्ता के पिरामिड को असल में उल्टा कर देता है। ये हमें बताता है कि असली ताकत ऊपर से नीचे नहीं टपकती, बल्कि वो तो नीचे गांव की मिट्टी से जन्म लेती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के नीचे काम करने वाली कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं है। नहीं, संविधान ने हर एक लेवल को अपनी खास जिम्मेदारियां और अधिकार दिए हैं। मतलब गांव के स्कूल की दीवार की मरम्मत होगी या पानी का नया नल लगेगा, इसके लिए ग्राम पंचायत को जिले में बैठे किसी बड़े अफसर की परमिशन का इंतजार नहीं करना है। अब सवाल आता है कि इस सबसे जरूरी, सबसे निचले लेवल पर फैसले लेता कौन है? जवाब है ग्राम सभा, जिसे हम गांव की अपनी संसद भी कह सकते हैं। और ये पंचायत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ चुने हुए नेता नहीं बैठते, बल्कि गांव का हर वो इंसान जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो इस ग्राम सभा का मेंबर है। एक तरह से गांव का हर वोटर अपनी संसद का सांसद है। और ये गांव की संसद एक बहुत ही पावरफुल साइकिल में काम करती है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है योजनाओं की पहचान से, जहां गांव वाले मिलकर खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। फिर होता है उन योजनाओं का अप्रूवल, जहां सबकी सहमति बनती है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन, यानी काम को जमीन पर उतारना। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी कदम, बजट की निगरानी, जहां गांव वाले खुद अपने पैसे का हिसाब किताब रखते हैं। और यही आखिरी स्टेप इस पूरे सिस्टम में जान डाल देता है। जरा सोच कर देखिए, जब ग्राम सभा में हिसाब किताब पेश हो रहा हो तो कोई भी आम नागरिक खड़ा होकर पूछ सकता है, मुखिया जी, कागज पर तो 20 बोरी सीमेंट दिखाया है, लेकिन हमारी आंखों के सामने तो काम में सिर्फ 10 बोरी ही लगी हैं। ये जो आमने सामने की सीधी जवाबदेही है ना, यही इस सिस्टम की असली ताकत है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि गांव की संसद काम कैसे करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा कड़वा सवाल अब भी बाकी है कि उस संसद की अगली कतार में, उस फैसले लेने वाली कुर्सी पर आखिर बैठता कौन है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सत्ता अक्सर समाज के कुछ ताकतवर लोगों के हाथ में ही सिमट कर रह जाती है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास बन गया। बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपनी पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए पूरे 50% आरक्षण को लागू किया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि आधी सीटें सीधे सीधे महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। और ये सिर्फ मेंबर लेवल तक नहीं, बल्कि मुखिया जैसे बड़े पदों पर भी पूरी सख्ती से लागू होता है। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण तय है। इसी को कहते हैं नेतृत्व का लोकतंत्रीकरण। और इसका असर बहुत गहरा होता है।
जाहिर है, जब नीतियां बनाने वाला इंसान उसी वर्ग से आता है जिसने जिंदगी भर पानी के लिए 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर संघर्ष किया हो, तो पंचायत का बजट भी अपने आप बदल जाता है। तब प्राथमिकता गांव के चौराहे पर कोई बड़ी मूर्ति लगवाना नहीं होती, बल्कि ये होती है कि हर घर तक पाइप से पानी कैसे पहुंचे। जब लीडर का चेहरा बदलता है तो विकास की दिशा भी बदल जाती है। चलिए, हमारे पास अब एक मजबूत ढांचा है, एक पारदर्शी प्रक्रिया है और एक समावेशी लीडरशिप भी है। लेकिन बिना पैसे के कोई भी सरकार कैसे चल सकती है? बिना पैसों की आज़ादी के ये पूरी व्यवस्था तो एक बिना इंजन की गाड़ी जैसी ही है। और ये कानून इस सच्चाई को बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए पंचायतों को सिर्फ राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट पर निर्भर नहीं रखा गया। उन्हें बाकायदा संवैधानिक ताकत दी गई है कि वो स्थानीय लेवल पर टैक्स और फीस लगाकर अपनी तिजोरी खुद भरें। ये किसी से पॉकेट मनी लेने जैसा नहीं, बल्कि अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने जैसा है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल दिक्कत है। गांव में अपने ही पड़ोसियों से टैक्स वसूलना किसी भी चुने हुए नेता के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया। ये आयोग एक रेफरी की तरह काम करता है, जो ये पक्का करता है कि राज्य सरकार की कुल कमाई का एक सही हिस्सा हर पंचायत तक जरूर पहुंचे। ये कोई खैरात नहीं है, बल्कि हक का बंटवारा है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं। देखिए, जहां जमीन और पैसे से जुड़ा इतना काम होगा, वहां लड़ाई झगड़े यानी विवाद होना तो तय है। हो सकता है दो पड़ोसियों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो जाए या फिर बनी ही नाली के पानी को लेकर बहस हो जाए। अब अगर मुखिया ही विकास का काम देखे और मुखिया ही इन झगड़ों का फैसला भी सुनाने लगे, तो क्या ये ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होगा? इस समस्या का हल डेमोक्रेसी के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छिपा है, शक्तियों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो गांव के लेवल पे दो अलग अलग और बराबर की ताकत वाली संस्थाएं हैं। एक है ग्राम पंचायत, जिसका हेड मुखिया विकास और एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, और दूसरी है ग्राम कचहरी, जिसका हेड सरपंच सिर्फ और सिर्फ न्याय और विवादों को सुलझाने का काम करता है। इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। जिस इंसान के हाथ में गांव का पैसा खर्च करने की ताकत है, उसके हाथ में न्याय की कुर्सी नहीं होनी चाहिए। सोचिए, अगर मुखिया ने सड़क बनाने में खराब ईंटें लगाई हैं और हमें शिकायत करनी है, तो क्या हम खुद मुखिया के पास जाएंगे? अगर वो ही जज की कुर्सी पर बैठा है तो वो कभी अपने खिलाफ फैसला देगा ही नहीं। इसीलिए सरपंच का पद बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रखा गया है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हमें सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं दिखती, बल्कि हमें शासन का, गवर्नेंस का एक पूरा इकोसिस्टम नजर आता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मजबूत ढांचा है, सीधी जवाबदेही है, सबका साथ लेके चलने वाली लीडरशिप है, पैसों की आज़ादी है और इंसाफ के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था भी है। और इन सारी कड़ियों को जोड़ने वाला जो सबसे अहम धागा है, वो ये है कि इस पूरे सिस्टम के सेंटर में कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा अफसर नहीं बैठा है। इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में बैठा है एक मजबूत, एक सशक्त नागरिक, जो सिर्फ नीतियों को चुपचाप देखने वाला नहीं है, बल्कि खुद अपने भविष्य को बनाने वाला है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। हमने देखा कि गांवों में शासन की कितनी गहरी और सोची समझी व्यवस्था मौजूद है। तो क्या हमारे आधुनिक शहरों को, जहां हम अक्सर टूटी सड़कों और जवाबदेही की कमी से जूझते रहते हैं, भारत की इन मिनी सरकारों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि अगर हमारे घर के सामने वाली सड़क टूट जाए या बारिश का पानी भर जाए तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर शहरों में रहने वाले लोग शायद नगर निगम को कोसते हैं या किसी हेल्पलाइन पर फोन करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी सुनवाई कहीं दूर किसी बड़े दफ्तर में होगी। लेकिन क्या हो अगर इसका हल घर के पास ही हो? भारत के करोड़ों लोगों के लिए गांवों में ऐसा ही है, उनकी अपनी एक मिनी सरकार के जरिए। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये हमारे संविधान से मिली एक ठोस जमीनी हकीकत है। इसी को कहते हैं स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर 73वें संविधान संशोधन और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के जरिए। तो ये मिनी सरकार आखिर दिखती कैसी है? इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। इसके 3 लेवल हैं, जिसे त्रिस्तरीय पंचायत संरचना कहते हैं। सबसे ऊपर है जिला परिषद, जो पूरे जिले के लिए है। बीच में आता है ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और सबसे नीचे जो इस पूरे सिस्टम की नींव है, वो है ग्राम पंचायत। लेकिन रुकिए, जब भी हम पिरामिड के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि असली पावर तो सबसे ऊपर बैठे बॉस के पास होगी। तो क्या ग्राम पंचायत सिर्फ ऊपर से आए ऑर्डर को फॉलो करती है?
यही तो सारा खेल है। ये कानून इस पिरामिड को असल में उल्टा कर देता है। ये सिखाता है कि पावर ऊपर से नीचे नहीं आती, बल्कि वो नीचे से, जमीन से, गांव से पैदा होती है। मतलब ग्राम पंचायत किसी के नीचे काम नहीं करती, बल्कि वो अपने आप में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली इकाई है। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है कि असली पावर पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में है, तो अगला सवाल ये है कि वहां फैसले लेता कौन है? नहीं, सिर्फ मुखिया अकेले सब कुछ तय नहीं करता। असली ताकत एक बहुत ही खास बॉडी के पास है, ग्राम सभा। सोचिए, ये गांव की अपनी संसद है, और इस संसद का सदस्य कौन है? कोई चुना हुआ नेता नहीं, बल्कि गांव का हर एक वोटर, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। जी हाँ, गांव का हर वोटर अपने आप में इस संसद का एक सांसद है। अब देखिए, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। पंचायत राज अधिनियम के तहत ये ग्राम सभा एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है। एक ऐसा चक्र जो विकास को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर लाता है। ये एक बढ़िया मशीन की तरह है। इस विकास के चक्र के 4 बहुत ही सीधे और पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला है पहचान। गांव के लोग खुद मिलकर तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, सड़क, नाली या स्कूल में एक और कमरा। दूसरा है अनुमोदन। फिर वो प्लान ग्राम सभा में सबके सामने रखा जाता है और सब मिलकर उसे पास करते हैं। तीसरा है निष्पादन। प्लान पास होने के बाद उस पर काम शुरू होता है। और चौथा, जो इस पूरे सिस्टम की जान है, वो है निगरानी। ये एक ऐसा चक्र है जो गांव वालों से ही शुरू होता है और वापस गांव वालों पर ही आकर खत्म होता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये बैठकें सिर्फ नाम की होती हैं? यहीं पर चौथा स्टेप काम आता है, बजट की निगरानी। यही इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। चलिए इसे एक असल सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए गांव में कोई बिल्डिंग बनी। अब जब ग्राम सभा की बैठक में उसके खर्च का हिसाब किताब पेश होता है, तो कानून हर नागरिक को यह हक देता है कि वो खड़ा होकर सवाल पूछे। और लोग पूछते भी हैं। कोई भी कह सकता है, मुखिया जी, कागज पर तो 20 बोरी सीमेंट का खर्चा लिखा है, पर हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि वहां तो सिर्फ 10 बोरी ही लगी है। बाकी की 10 बोरियां किधर गईं? यही तो है असली पावर। नागरिक खुद सरकार के ऑडिटर बन जाते हैं। इसमें कोई लंबी चौड़ी आरटीआई फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये है आमने सामने की सीधी जवाबदेही, जहां सवाल पूछने वाला और जवाब देने वाला दोनों एक ही गांव में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। यही वो तरीका है जो भ्रष्टाचार पर सीधा वार करता है। तो हमने ये तो देख लिया कि गांव की संसद काम कैसे करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा कड़वा सवाल अब भी बाकी है। उस संसद की अगली लाइनों में और फैसले लेने वाली कुर्सियों पर आखिर बैठा कौन है? और यहीं पर बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाता है। बिहार देश का पहला राज्य बना जिसने पंचायत सिस्टम में महिलाओं के लिए पूरे 50% आरक्षण को लागू किया। और ये सिर्फ खानापुरी नहीं है, आधी सीटें सीधे सीधे महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण तय है। और सबसे बड़ी बात, ये आरक्षण मुखिया जैसे सबसे पावरफुल पदों पर भी सख्ती से लागू होता है। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। जब फैसले लेने वाला इंसान उसी समाज से आता है जिसने जिंदगी भर पानी के लिए लाइन लगाई हो, तो पंचायत का बजट भी बदल जाता है। तब प्राथमिकता गांव के चौराहे पर मूर्ति लगवाना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि अस्पताल में दवाइयां हैं या नहीं, या एम्बुलेंस के लिए रास्ता पक्का है या नहीं। जब लीडरशिप का चेहरा बदलता है तो विकास की दिशा अपने आप बदल जाती है। ठीक है, अब हमारे पास एक मजबूत ढांचा है, एक पारदर्शी प्रोसेस है और एक समावेशी लीडरशिप भी है। लेकिन कोई भी सरकार बिना पैसे के कैसे चलेगी? बिना फाइनेंस के तो ये पूरी व्यवस्था एक बिना इंजन की गाड़ी जैसी है। यहीं पर पंचायतों को एक और बड़ी ताकत दी गई है। उन्हें सिर्फ सरकार से मिलने वाली पॉकेट मनी पर निर्भर नहीं रहना है, उन्हें अपना खुद का बिजनेस चलाने का अधिकार दिया गया है। यानी पंचायतें अपने लेवल पर टैक्स और फीस लगाकर अपनी खुद की तिजोरी भर सकती हैं। लेकिन ये भी सच है कि गांव में अपने ही पड़ोसियों से टैक्स लेना आसान काम नहीं। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए एक राज्य वित्त आयोग भी बनाया गया है। इस आयोग का काम ये पक्का करना है कि राज्य सरकार की कुल कमाई में से पंचायतों को उनका सही और बराबर हिस्सा मिले। ये एक तरह की फाइनेंशियल गारंटी है, ताकि विकास का काम कभी पैसे की कमी से न रुके। अब एक और बहुत ही स्मार्ट पहलू पर आते हैं।
देखिए, जहां पैसा और जमीन होगी वहां छोटे मोटे झगड़े तो होंगे ही। इसके लिए यहाँ शक्तियों के बंटवारे का एक बेहतरीन सिद्धांत लागू किया गया है। ग्राम पंचायत, जिसे मुखिया चलाता है, उसका काम है विकास के काम करना, और ग्राम कचहरी, जिसे सरपंच चलाता है, उसका काम है न्याय करना। बहुत सीधा सा उसूल है। जिस इंसान के हाथ में पैसा खर्च करने की ताकत है, उसके हाथ में इंसाफ का तराजू नहीं होना चाहिए। सोचिए, अगर मुखिया ने ही सड़क खराब बनवाई हो और फैसला भी वही सुनाए, तो क्या कभी इंसाफ होगा? ये सिस्टम पक्का करता है कि गांव में लोगों को निष्पक्ष और आसानी से न्याय मिल सके। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये गांव के लेवल पर एक पूरा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम है। इसमें एक ढांचा है, काम करने का एक पारदर्शी तरीका है, सामाजिक न्याय है, पैसे की आज़ादी है और न्याय के लिए एक अलग सिस्टम भी है। और इन सबको जोड़ने वाला धागा है एक मजबूत और जागरूक नागरिक। तो आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारे बड़े और मॉडर्न शहरों को, जो अक्सर टूटी सड़कों और जवाबदेही की कमी से जूझते हैं, विकास और पारदर्शिता के मामले में भारत की इन ग्राम पंचायतों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।